नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका इस ख़ास प्रोग्राम में जहाँ बात होती है आपके हुकूक़ की और क़वानीन को जानने की। आज के दौर में किसी भी मुल्क को चलाने और इकनॉमी को रन करने में बैंकिंग सिस्टम का अहम रोल होता है। एक ज़रा सोचिए कि अगर बैंकिंग के क़वानीन में तब्दीली की जाए तो उसका असर हम पर क्या होगा, क्योंकि हम अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में रखते हैं। इसीलिए उससे मुताल्लिक़ क़वानीन में अगर तब्दीली हो तो उसका असर न सिर्फ हम सभी पर बल्कि मुल्क की इकनॉमी पर भी सीधे तौर पर पड़ता है। मुल्क के बैंकिंग क़वानीन में जो तब्दीली की गई है उस अहम तब्दीली पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और जो कानून जिसके बारे में आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि उसका असर हम सभी पर किस तरह से पड़ रहा है, वो है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। इस कानून के आने के बाद आपका पैसा किस तरह से महफूज है, क्या कुछ नई तब्दीलियां हैं, किस तरह की सहूलियात आपके और हमारे लिए मैसर हुई हैं और बैंक्स पर किस तरह का असर पड़ा है। इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम मौज़ूआत पर आज की इस पेशकश में गुफ्तगू होगी। और अगर आपके मन में इस मौजू से मुताल्लिक़ कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकेश राम त्रिपाठी जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लॉ फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग लॉ एक्सपर्ट एडवोकेट गौतम सिंघल साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले गौतम जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट की बात करते हैं, ख़ास तौर से इस नए अमेंडमेंट कानून की बात करते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्या मकसद था इसको अमेंड करने का, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? इसमें जो हमारा करंट सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट की गई है जिससे आम जनता को सीधा उसका लाभ पहुंचेगा, इस बहुत दफ़ा देखा गया है कि जहां पे एक अकाउंट धारक अपना पैसा बैंक में रखता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, करंट अकाउंट में हो, लॉकर में डिपॉजिट के फॉर्म में हो, तो आजकल बैंक बहुत ही सबको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ज़रूर रखें। आज भी बहुत सारी ऐसे कस्टमर हैं बैंक के जो नॉमिनी अपॉइंट नहीं करते, चाहे वो नेग्लिजेंस की वजह से समझ लें, लथार्जी समझ लें, हम उसका कोई भी वजह समझें, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी भी जब अकाउंट धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो लीगल एयर्स हैं उनको वो पैसा बैंक से लेने में बहुत सालों लग जाते हैं, कई बारी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लीगल प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है। जबकि एक उसका बहुत आसान तरीका है कि हम एक नॉमिनी अपॉइंट करें, जो भी खाता धारक अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट कर सकता है। और इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, कई बारी लोग सोचते हैं कि जिसको नॉमिनी अपॉइंट कर दिया गया है वो उस पैसे का मालिक बन जाएगा डेथ के बाद। ऐसा नहीं होता। जो नॉमिनी है वो एक ट्रस्टी की तरह काम करता है कि अगर किसी भी समय खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो बैंक नॉमिनी को उसके पैसे या उसका डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या उसका जो लॉकर का सामान है दे देता है, जो सामान वो ट्रस्ट के रूप में रिसीव करता है, और उसे उस नॉमिनी को उस सामान को उसके एक्चुअल जो लीगल एयर्स हैं जिनका हक है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कानून के तहत। इस अमेंडमेंट में जो अब सरकार ने एक और बहुत बड़ी सहूलियत प्रदान करी है वो है अब एक अकाउंट में हम 4 नॉमिनी तक अपॉइंट कर सकते हैं। उसमें उसके 2 तरीके दिए गए हैं। हम इसमें जब अकाउंट की बात करते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम किस नॉमिनी को कितना परसेंटेज उस फंड में से रिलीज़ हो, ये भी डिसाइड कर सकता है खाता धारक नॉमिनी अपॉइंट करते टाइम। और ये भी वो कह सकता है कि एक से ज़्यादा नॉमिनी वो अपॉइंट कर सकता है कि अगर उसकी मृत्यु से पहले या मृत्यु के बाद किसी एक नॉमिनी की डेथ हो जाए तो हम पुराने कानून में फिर उसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे कोई नॉमिनी नहीं है। तो नए कानून में अब हम एक साथ 4 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, जिसमें ये प्रायोरिटी दी जा सकती है कि अगर एक नॉमिनी की डेथ हो जाए तो उसके बाद दूसरा नॉमिनी अपने आप उसकी जगह ले लेगा।
तो ये बेसिकली बैंकिंग लॉस को या बैंकिंग के कानून को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है, ताकि जो जनता का पैसा है, वो जनता जब किसी की मृत्यु होती है तो वैसे ही परिवार बड़ा संवेदनशील माहौल होता है, लेकिन जो उसका पैसा है, जो उसने सारी जिंदगी कमा के अपने बैंक अकाउंट में लॉकर में रखा है, तो वो उसके सही हकदारों को मिल सके वो पैसा। जी, उसके सही हकदारों को मिल सके। ये कितना बड़ा मसला था विकेश राम जी कि जब हम नॉमिनी की बात करते हैं, और अक्सर यही होता था कि जो भी कोई बैंक में अपना अकाउंट वो खोलता था तो एक नॉमिनी रख दिया जाता था, लेकिन ये कितना बड़ा मसला बन गया था जो अब अमेंड करने की ज़रूरत बनी कि जब नॉमिनी ना रहे या किसी ने नॉमिनी मुकर्रर नहीं किया है, ऐसे हालात में उस पैसे का क्या होता था, किस तरह से उसको क्लेम किया जा सकता है, या वो अनक्लेम मनी फिर उसका क्या होगा? जी नमस्कार नुमान जी, और आपको और आपके दर्शकों को आदाब। और देखिए, जो वर्तमान समय में ये संशोधन लाया गया है बैंकिंग नियमों को लेके 2025 को, इसका जो नंबर ऑफ नॉमिनीज बढ़ाया गया है वो इसका एक एस्पेक्ट है। इसके अतिरिक्त कई सारे ऐसे पहलू हैं जो अति आवश्यक थे वर्तमान समय में, खास करके जो बैंकिंग व्यवस्था के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स, अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही समसामयिक और रिलेवेंट अमेंडमेंट्स थे जो कि काफ़ी पहले होने चाहिए थे, फिर भी देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति हम कह सकते हैं। और इसमें एक जो बैंकिंग लॉज है, नंबर ऑफ बैंकिंग लॉज में तकरीबन 19th अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा पहला कानून है RBI, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। साथ ही साथ जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, क्योंकि 1949 में ही RBI को नेशनलाइज्ड किया गया था। बाद में 1955 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इसको पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, वो उसमें भी अमेंडमेंट किए गए हैं, क्योंकि थोड़े से बैंकिंग के इतिहासों को भी समझने की जरूरत होगी कि पहला 1717 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनता है, उसके बाद जो है तीनों प्रोविंसेस में प्रोविंसेस बैंक बनते हैं। और तो उस दृष्टिकोण से भी ये जो अगर बैंकिंग रेगुलेशन के इतिहास को देखेंगे तब भी ये संशोधन बड़ा मौजूद प्रतीत होता है। साथ ही साथ जो बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड अंडरटेकिंग एक्ट है, उसको भी जो 1970 और 1980 का है, उसमें भी संशोधन किए गए हैं। और इन संशोधनों से एक तो जैसा कि नंबर ऑफ नॉमिनी की बात आई कि साइमल्टेनियस और सक्सेसिव जो है, दो तरह से नॉमिनी हो सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि अकाउंट होल्डर्स के मनी को लेके, तो साइमल्टेनियस अगर 1 करोड़ रुपया किसी अकाउंट में है तो कोई भी अकाउंट होल्डर 25-25 लाख के 4 नॉमिनीज कर सकता है। और अगर वही अकाउंट होल्डर उसका लॉकर है किसी बैंक में, तो वहां वो सक्सेसिव नॉमिनीज भी, कि एक नॉमिनी जब तक जिंदा है उसके बाद जो दूसरा नॉमिनी होगा वो नॉमिनी तो सक्सेसिव होगा। तो साइमल्टेनियस और सक्सेसिव दोनों अरेंजमेंट दिए गए हैं। साथ ही साथ एक जो अभी हाल ही में कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में अमेंडमेंट पास हुआ है, जी, उस अमेंडमेंट में भी एक चेंज किया गया है कि किस तरह का चेंज है जो अमेंडमेंट, जैसे आपने कहा कि 19 अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं। जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स थे वो भी जो है RBI से ही रेगुलेट होते हैं जी। तो पहले उन कॉर्पोरेटिव बैंक्स में जो डायरेक्टर्स थे उनका जो टेन्योर था वो 8 ही साल था। अब ये टेन्योर चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के लिए ये 10 साल कर दिया गया है, या गवर्नमेंट समय समय पर और भी बढ़ा सकती है। इसका क्या रीजन है, अगर हम समझना चाहें कि इसमें क्या कुछ दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी जो टेन्योर को बढ़ाया गया? जी देखिए, कॉर्पोरेटिव जो सोसाइटीज थी और उसी के तहत जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स बने हुए हैं, ये कॉर्पोरेटिव बैंक्स, या जो हम रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं, तो ये आम जनता तक गाँव में, सुदूर गाँव में इनकी पहुंच होती है, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन बेटर वे में, अकाउंटेबल मैनर में और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो सके। अतः इस तरह के, और जो 19 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत जो है कॉर्पोरेटिव बैंक और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत ये जोड़ा गया है एक संवैधानिक अधिकार के रूप में। तो अतएव भी ये, चूंकि जब हम मूल अधिकार के रूप में इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इस तरह के चेंजेस की जरूरत थी। साथ ही साथ एक चीज और हम बताना चाहेंगे आपको कि इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पहले जो अनक्लेम्ड अमाउंट्स थे, तो बहुत सारे ऐसे अमाउंट्स थे, जैसे मान लीजिए बॉन्ड कोई मैच्योर हो गया, या कोई अमाउंट है जो अकाउंट होल्डर अब नहीं रहा, या इस तरह के बहुत सारे अनक्लेम्ड अमाउंट्स थे जिनको कोई क्लेम नहीं करता था। तो अब जो इस नए अमेंडमेंट के तहत एक परिवर्तन ये लाया गया है कि एक सेक्शन 125 कंपनी एक्ट के तहत
इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रेगुलेट करती है। तो अब ये पैसा बैंक्स को ट्रांसफर करना होगा, अनक्लेम्ड अमाउंट को, या कोई बॉन्ड मैच्योर होगा, इस तरह के सारे पैसे को उस फंड में अमाउंट करना पड़ेगा। और जब तक कि कोई क्लेम नहीं करता है तब तक सरकार उस पैसे को पब्लिक इंटरेस्ट में और कई सारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के एजुकेशनल अवेयरनेस और इस तरह की एक्टिविटीज में उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अब तो ये लगता है, जैसे गौतम जी से भी मैं जानना चाहूंगा कि अब शायद ही बहुत ही कम केसेस में ऐसा होगा जहां लोग क्लेम ना कर पाए, क्योंकि जब 4 नॉमिनीज हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई जरूर क्लेम करने के लिए सामने आएगा। जी गौतम जी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में लोगों की अवेयरनेस अभी भी बहुत बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से लोग क्लेम करने नहीं आते। कोई व्यापारी है, इंडिया से बाहर चला गया, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया, परिवार चला गया, या जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गई, जगह चेंज करी, जैसे हमने कोविड के टाइम देखा बहुत भारी संख्या में डिस्प्लेसमेंट हुई। वो लोग अपने जिस शहर में काम कर रहे थे या जहाँ पे उनके बैंक अकाउंट्स थे, जब वो वापस अपने नेटिव प्लेस पे गए, वापस कभी अपने अकाउंट्स को ऑपरेट करने नहीं आए। तो आज भी बहुत बहुत बड़ा गैप है। लोग नॉमिनी अपॉइंट नहीं करते क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। बैंक्स बार बार कहते हैं कि आप नॉमिनी अपॉइंट करें, स्पेशली जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है, डिपॉजिट है, लॉकर है। बट ऐसा बहुत बारी देखा गया है कि लोग नहीं अपॉइंट करते नॉमिनी, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक कोर्टों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो या तो उसके परिवार वालों को कभी ये पता ही नहीं चलता कि किसी ने वहाँ पे अकाउंट खोला हुआ था या उसका कोई लॉकर था, फिक्स डिपॉजिट था। और स्पेशली जो अपने शहर में, जो अपने परमानेंट एड्रेस से दूसरी जगह काम करने जाते हैं, जहाँ पे उनके एड्रेसेस हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, वह बैंक उनको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है। अगर कोई कम्युनिकेशन भी भेजता है तो बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा रीज़न, ये बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग है, कि बहुत मोबाइल है। एक आदमी एक गाँव से आके दिल्ली में काम कर रहा है, बड़े शहरों में कर रहा है, फिर वो कुछ साल काम करता है, दूसरी जगह मूव करता है। जो उसका बैंक अकाउंट खुला है, चाहे उसमें 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, वो उसका पैसा है। वो पैसा बैंकों में पड़ा रहता है। इसके अलावा जो डिपॉजिट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट हैं। एक आदमी, आप मानो आज दिल्ली में काम करता है, उसने 10-20 हज़ार का एक फिक्स डिपॉजिट खोला, कल को वो बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गया, उसने एक और अकाउंट खोल लिया, तो वो कभी उस पैसे को क्लेम करने नहीं आता। और वो कभी उसका आना भी मुमकिन नहीं हो पाता। रकम भी छोटी है, लेकिन वो उसको क्लेम भी नहीं करता। और अगर उसकी डेथ हो गई तो ऐसे में फिर उसके अंदर हो गई तो उसके परिवार को कभी पता ही नहीं चलता कि ऐसा कोई पैसे उसने कोई फिक्स डिपॉजिट या कोई बैंक अकाउंट ऑपरेट भी कर रहा था। तो अब ऐसे केसेस में जहां अमाउंट क्लेम नहीं होगा 7 साल तक, उस पैसे को बैंक जो है ट्रांसफ़र कर देगा, ये जो डेडिकेटेड अकाउंट है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो हकदार है उनका इस पैसे से राइट ख़त्म हो जाएगा। वो बाद में कभी भी आगे क्लेम कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि जो बैंकों की बैलेंस शीट है वो रैशनलाइज होगी। जो पैसा ऑपरेटिव नहीं है वो बैलेंस शीट से हटके वो इस डेडिकेटेड फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब उसका कोई क्लेमेंट आएगा, उसकी जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, तो वो पैसा वापस उसको दे दिया जाएगा। ऐसे समय में, ऐसे हालात में जहां कोई मतलब पैसा है बैंक में जमा, उस व्यक्ति की डेथ हो गई है, और उसका फिर कितने समय तक बैंक वेट करते हैं कि कोई आ जाए और उसको क्लेम कर ले, और अगर वो क्लेम नहीं करता है तो उसके बाद उस पैसे को फिर आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? ये 7 साल तक बैंक उसको वेट करेगा, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर देगा इस पैसे को। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कभी भी क्लेम करने आता है तो वो पैसा उसको मिल जाएगा। लेकिन इसीलिए सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में कि चाहे सेविंग अकाउंट खोलें, चाहे डिपॉजिट हो, चाहे लॉकर हो, बड़ा हो छोटा हो, नॉमिनी ज़रूर अपॉइंट करें। और इस चीज़ को बिल्कुल समझ लें कि नॉमिनी का मतलब ये नहीं है कि वो उस पैसे का मालिक बन गया। वो सिर्फ एक सहूलियत है कि उसके परिवार वालों को, जिनका हकदार है उस पैसे पे, उनको लीगल प्रोसेस के थ्रू ना जाना पड़े। नॉमिनी सीधा बैंक, एक आदमी को आपने आज रिकॉग्नाइज कर दिया, वो आराम से जाके बैंक में अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड देगा तो उसको बैंक पैसे हैंड ओवर कर देगा। आमतौर पर माना यही जाता है कि जिसको नॉमिनी बना दिया है वो उस पैसे का मालिक है। विकेश राम जी से जानना चाहेंगे कि पहले जो नॉमिनी तय किया जाता था और उसको ये माना जाता था कि अब जो कुछ भी होगा वो उसको मिल जाएगा, पहले में और अब बदलाव के बाद नॉमिनी के अधिकारों में कितना फर्क आया है, और कितने अधिकार उस व्यक्ति के, उसके जो अकाउंट होल्डर है उसके मजबूत हुए हैं, उसके राइट्स, कि वो किसी को भी कितना देना चाहता है या उसके बाद में उसको कितना मिले उसको वो तय कर सकता है। मैं चाहूंगा विकेश राम जी इस पर भी रोशनी डालें। जी बिल्कुल नुमान जी, जैसा कि सर ने बताया काफ़ी सही तरीके से इसमें कि
न केवल उसके अधिकारों की रक्षा होगी कि साथ ही साथ आप देखिए दो एक और चीज़ों को, इस जो नॉमिनी वाला संशोधन है, इसको समझने के लिए हमें दो एक और संशोधनों पर प्रकाश डालना पड़ेगा। जैसे कि एक तो आप ये समझिए कि ये जो 1968 के बाद पहला बार ऐसा परिवर्तन हुआ है कि अगर कोई बैंक है, बैंकिंग कंपनी है, जो कि बेसिकली एक कंपनी होती है बैंकिंग कंपनी, और एसबीआई भी एक बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत 1968 के बाद अगर कोई डायरेक्टर है और उसका अगर कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बैंक में, जैसे वो या उसकी वाइफ के द्वारा या उसके किसी रिलेटिव के द्वारा एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, वो भी 5 लाख तक का है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जोन में आता था। इस लिमिट को बढ़ाया गया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है इस संशोधन के माध्यम से, और अब इसको जो है 2 करोड़ कर दिया गया है। और ये चेंज 1968 से ये अमाउंट नहीं बढ़ाया गया था। तो एक तो ये बहुत बड़ा जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जो डायरेक्टर इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं, कितना इन्वेस्ट करता है, उसकी वाइफ कितना, और ये होलसम माना जाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में माना जाएगा। किस तरह का असर पड़ेगा लोगों पर? इसका सीधा असर आप ये समझिए कि ये बेटर रूप से जो डायरेक्टर है वो एक बैंकिंग कंपनी को बेटर तरीके से वो रेगुलेट कर सकता है, और साथ ही साथ जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको भी एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नजर आएगी, क्योंकि अब ये लिमिट जो है 5 लाख से बढ़ा के जो है 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आया है नुमान जी, वो ये है कि रिपोर्टिंग सिस्टम, बैंक जो है आरबीआई को बैंकर्स का बैंक कहा जाता है, और एक पीरियोडिकल रिपोर्टिंग होती है सारे बैंक्स के द्वारा उन सारी कंपनियों को जिनको बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई देता है। पहले ये जो रिपोर्टिंग होती थी ये अल्टरनेट फ्राइडे या सेकंड फ्राइडे के नाम से होती थी, और इस तरह से रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, और उसमें चूंकि ये फिक्स नहीं रहता था ये किस तारीख को पड़ेगी, कभी 10वीं तारीख को पड़ गई, कभी 15वीं तारीख को पड़ गई, कभी 20वीं। तो इस तरह से बैंकिंग एम्प्लॉइज जो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में भी खासा उनको मशक्कत करनी पड़ती, यानी कंफ्यूजन था कहीं ना कहीं डेट को लेकर के भी करनी। तो अब जो ये परिवर्तन है इसने साफ कहा है कि जो रिपोर्टिंग होगी वो फोर्टनाइटली होगी, तो मतलब हर 15वें दिन, 14 महीने के प्रारंभ से लेके 14 दिन के बाद 15 को एक रिपोर्ट जाएगी, और उसके बाद जो महीने का लास्ट डे वो 30 भी हो सकता है और 31, जो महीने की लास्ट तारीख होगी उस दिन फोर्टनाइटली रिपोर्ट जाएगी, और साथ में फिर एक क्वार्टरली रिपोर्ट भी जाएगी। लेकिन अब ये जो अल्टरनेट फ्राइडे या सेकेंड फ्राइडे था, इसको हटा देने से मुझे लगता है कि एक बेटर रिपोर्टिंग सिस्टम हो पाएगा, बैंक्स अच्छे तरह से रिपोर्ट कर पाएंगे आरबीआई को। तो एक ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण आपको मैं बता दूं जो परिवर्तन हुआ है इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, वो ये है कि ऑडिटिंग, जो बैंकों की ऑडिटिंग है, पहले जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे वो स्टेटूटरी ऑडिटर्स को अपने डायरेक्ट रेम्यूनरेशन देके एंगेज नहीं कर सकते थे, तो उनको डिपेंड रहना पड़ता था गवर्नमेंट एजेंसीज पे और गवर्नमेंट ऑडिटर्स पे। अब मुझे लगता है कि अब वो डायरेक्टली इस अमेंडमेंट के तहत पब्लिक सेक्टर के बैंक और जैसे एसबीआई वगैरह हैं वो डायरेक्ट स्टेटूटरी ऑडिटर्स को रेम्यूनरेशन दे सकेंगे, और इससे उनके द्वारा किए गए मतलब ऑडिट में ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात की गई, उसके साथ साथ सबसे अहम मसला जो आता है वो आता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का। अब इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन को इस नए बदलाव के साथ किस तरह से और कितना एनहांस किया गया है, इस सवाल को भी हम समझने की कोशिश करेंगे गौतम सिंघल जी से, कि सबसे मेन मसला होता है, सबसे अहम मसला होता है कि इन्वेस्टर्स ये चाहता है कि उसकी जो प्रोटेक्शन है उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाए। तो किस तरह से अब हम ये मान करके चलते हैं किन किन पॉइंट्स पर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन को एनहांस किया गया है? देखिए, इस अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें तो इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से बेसिकली नॉमिनेशन पे बहुत जोर दिया गया है, और ये चीज़ हम सबको बिल्कुल तहे दिल से समझ लेनी चाहिए कि हम चाहे कहीं भी किसी भी तरीके की अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, चाहे डीमैट अकाउंट में हो। हालांकि ये अमेंडमेंट डील करती है खाली बैंक से, बैंकिंग कंपनी से लेकर जो बैंकिंग से, बट किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई शेयर डीमैट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, आजकल SIP का बहुत प्रचार किया जा रहा है, चाहे SIP खोलें, हर जगह नॉमिनी जरूर रखें। नहीं तो देखिए, लाइफ अनसर्टेन है, ये बात आज नहीं तो कल अनहोनी सबके साथ कभी भी हो सकती है, बता के नहीं आती। लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट होता है उसी टाइम परिवार को पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लोगों को जिस टाइम ज़रूरत होती है, पैसा होने के बावजूद उसको लेना ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि डेथ के बाद फैमिली मेम्बर्स में कई बार आपस में एकता नहीं होती, मिलके वो सक्सेशन का केस फाइल नहीं कर पाते, या कोई
अवेलेबल नहीं है लोकल, कोई एक बेटा है वो दिल्ली में नहीं है, कोई इंडिया के बाहर है, क्योंकि आजकल अगर हम देखें सबकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो नॉमिनी पे गवर्नमेंट का भी अगर हम ये अमेंडमेंट देखें, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट सबको यही कहना चाहती है कि आप एक नॉमिनी पे भी रिलाई मत करें, आप मल्टीपल नॉमिनीज़ को अपॉइंट करें। और इस चीज़ को जो लोगों का गलत धारणा है कि नॉमिनी को ही सारा पैसा मिल जाएगा जी, हालांकि ऐसा कानून नहीं है। नॉमिनी एक ट्रस्टी है, कानून बड़ा क्लियर है इस बात पे, लेकिन एक हमेशा ये रहता है कि मैंने अगर एक नॉमिनी अपॉइंट कर दिया, समझो सबसे बड़े बेटे को अपॉइंट कर दिया, और घर में अगर बाकियों की आपस में नहीं बनती तो वो सब में पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ऐसा डाउट सबके मन में रहता है। आप वकील के तौर पर क्या, एक्सपर्ट के तौर पर कहना चाहेंगे, क्या इस तरह के मामला होते थे कि जिसको पैसा मिल जाता था नॉमिनी के तौर पर और वो उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता था? बहुत बारी होता है, उसके बाद फिर वो केस डालना पड़ता है रिकवरी का कोर्ट में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी, यानी नॉमिनी को तो मिल गया है, नॉमिनी के बाकी सबको जिनको मिलना है वो कोर्ट का रास्ता लेते थे। क्योंकि एक गलत धारणा सबके माइंड में यही रहती है जनरल पब्लिक के कि मैं नॉमिनी हूं तो ये सारा मेरे को दे गए। ये धारणा गलत है, ऐसा कानून नहीं है हमारा। लेकिन अब इसमें उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन्होंने कह दिया आप एक साथ 4 नॉमिनी तक अपॉइंट कर सकते हो और उनका परसेंटेज भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया था कि 1 करोड़ आप 25-25 लाख के 4 नॉमिनी भी कर सकते हो। आप 25 के 4 नहीं करने, आप एक को कम अमाउंट, एक को ज़्यादा अमाउंट भी दे सकते हो, ताकि आगे जाके ये झगड़े की सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप सक्सेसिव नॉमिनीज अपॉइंट कर सकते हैं कि आपके अकाउंट के लिए। हाँ, जहाँ पे आपका लॉकर है वहाँ पे आपको सक्सेसिव नहीं, वहाँ पे आप सक्सेसिव नॉमिनीज कर सकते हैं और मल्टीपल नॉमिनीज आप कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट के लिए जहाँ पे आपके पैसे हैं। मल्टीपल नॉमिनीज का मतलब है, जो सर ने बताया था कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप कहते हैं जी 20 लाख एक को मिलेंगे, 30 लाख एक को के पास जाएंगे, 40 एक और 10 एक, लेकिन फिर भी ये सक्सेशन नहीं है, खाली नॉमिनेशन है। लेकिन लॉकर के अंदर ये नहीं बता सकते कि क्या रखा हुआ है क्या नहीं, तो इस वजह से उसकी जो पूरी मिल्कियत होगी, जो भी उसमें वहां रखा हुआ है, उसको उन्होंने अलग तरीके से सक्सेसिव, देखिए हम इस बात को फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। मलकियत रहेगी एज पर हमारे कानून से जी, खाली हक होगा उस लॉकर को खोल के पैसे को रिसीव करने का या उस ज्वेलरी को रिसीव करने का। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने पे कभी भी नॉमिनी से मलकियत का कुछ लेना देना नहीं है। यही सबसे बड़ी गलत धारणा है सबके माइंड में। लॉकर जब खुलेगा तो जो एक नॉमिनी होगा वो लॉकर को का सब कुछ निकालेगा, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा मलकियत के हिसाब से, जो जिसके जैसे रिलीजियस कानून है उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब 4 नॉमिनी सक्सेसिव नॉमिनीज रखने का पर्पस ये है कि जहां पे खाता धारक की भी डेथ हो गई और नॉमिनी की भी डेथ हो गई तो हम वापस उसी सिचुएशन पे आ जाते थे। तो आज हम 4 नॉमिनी कर सकते हैं कि अगर खाता धारक खुद एक हो गया प्लस 4 नॉमिनी, हम 5 जनों का बफर लगा सकते हैं, ताकि अगर एक की डेथ हो तो उसके बाद दूसरा नॉमिनी अपने आप आ जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जुडिशियल सिस्टम पे भी इनडायरेक्ट। यानी वो अकाउंट होल्डर्स जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक अपने नॉमिनीज की तादाद नहीं बढ़ाई है या कहीं उनका सिर्फ एक ही नॉमिनी है, उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे गौतम सर? उनके लिए यही मशवरा है कि आप एक तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ही है, कम से कम 2 या 3 करें, ताकि कोई भी किसी भी वक्त कोई अनहोनी होती है तो आपको कोर्टों में ना जाना पड़े, आपका जो पैसा है आपको तुरंत मिले। कोर्ट में जाने से और ये सारा प्रोसेस करने में कम से कम 1 साल लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2, 2.5, 3 साल भी लग जाते हैं कई बारी, क्योंकि लोगों के पास कागजात पूरे नहीं होते, कई बारी नाम मैच नहीं करते, आधार कार्ड ठीक नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अगर हमारे पास हम इस सारी समस्याओं से आज ही, जिस टाइम अकाउंट धारक जीवित है उसी टाइम इन सारी चीज़ों को अगर थोड़ी सी प्रिकॉशन ली जाए, थोड़ी सी सावधानी की जाए, और ये जो 4 नॉमिनी मल्टीपल नॉमिनीज वाला है स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर किसी के 4 धारक हैं, 4 वारिस बनेंगे आगे जाके, वो चारों को इक्वल अभी से डिस्ट्रीब्यूट एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, यानी आगे चल करके जो कानून के जरिए फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उससे बेहतर है कि जिसकी जो मिल्कियत है, जिसकी जो जायदाद है, जिसकी जो रकम है, वो खुद इस बात को, इस परसेंटेज को अपनी जिंदगी में तय कर सकता है कि उनके बाद में किसको कितना मिलेगा। वसीयत में भी ये चीज लिख सकता है, मैं देना चाहता हूँ, मैंने उसी हिसाब से नॉमिनी अपॉइंट करे। बेसिकली पर्पस सरकार का है, एक तो लोगों को उनका पैसा जल्दी से जल्दी मिले, दूसरा जुडिशरी पे भी जो अननेसेसरी बर्डन है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखा जाए तो उधर भी बहुत बड़ा फायदा है। ये एक एडवर्सियल लिटिगेशन नहीं है, आप किसी बाहर वाले से नहीं लड़ रहे जी। बैंक भी आपको पैसे देना चाहता है, आपके पैसे हैं, लेकिन सिर्फ प्रोसीजरल
इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है बहुत बारी लोग फर्जी नामों से पैसे ले लेते हैं दूसरे के, फर्जी कागजात बन जाते हैं। तो हमारे देश में कई यूनिक समस्याएं हैं। यानी इस मसले को अदालत में जाने से पहले वहीं सुलटा दिया जाए तो कि और जिस वक्त वो पैसा रिसीव किया जाए तो वो मुद्दा भी खत्म हो जाए और अदालतों के ऊपर हमारा बर्डन भी ना बढ़े। ये बहुत अहम हो जाता है। इस नुक्ते पर रोशनी डाली गौतम जी ने कि ना सिर्फ ये आपके और हमारे जो मसले हैं उनको आसान करता है, बल्कि अदालत के ऊपर भी जो बर्डन बढ़ रहा है, जिस तेजी से मामलात बढ़ रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करने की इसके जरिए कोशिश की गई है। और भी इससे जुड़े हुए जो अहम नुकात हैं, जो अहम पॉइंट्स हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, चर्चा जारी रहेगी। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC ST, HIV एड्स संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है और आज की इस पेशकश में हम बात कर रहे हैं बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 की। इस कानून को लाने का मकसद ये भी था कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज़ किया जाए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए। हम विकेश राम जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह से हमारे सिस्टम को मॉडर्नाइज़ करने की इस कानून के ज़रिए कोशिश की गई है। ट्रांसपेरेंसी की बात आ रही है तो उसको भी हमने जानने की कोशिश की कि कितना ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनल पैमाना होता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, उसको हम किस तरह से मीट कर रहे हैं, उस लेवल को, उस पैमाने को किस तरह हम पहुंच रहे हैं। इस तब्दीली के जरिए मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें। जी नोमान जी, बिल्कुल जो अभी समसामयिक परिवर्तन इन बैंकिंग लॉज में किए गए हैं, ये जो इंडियन बैंकिंग लॉज हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको बेसल नॉर्म्स बोलते हैं, उससे हम मीट आउट करें, चूँकि वो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के एक स्टैंडर्ड्स हैं जी, और उस नॉर्म्स को हम मीट आउट कर सकें ताकि हम बेटर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें और साथ ही साथ जो है हमारी इकोनॉमी बूम कर सके, हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ सके, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकें, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा पार्ट एंड पार्सल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, ताकि लोग फॉरेन कंपनीज और मल्टीपल शेयर होल्डर्स जो है वो आप आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ डेवलप करेंगे। तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इसमें, और जितना ही ये ईज रहेगा, हम अकाउंट होल्डर से लेके इन्वेस्टर तक को जितना ईज करेंगे उतना ही ये प्रभावी होगा। तो इस दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ एक चीज़ और हमें समझना होगा कि जो बैंकिंग लॉज का रेगुलेशन है नुमान जी, ये पहली बार 1770 में जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनता है, तो जो ब्रिटिशर्स ने जो बैंकिंग को रेगुलेशन किया, उनका एक पर्पस था कि यहाँ से हम ट्रेड कैसे करें और कैसे ट्रेड को फैसिलिटेट करके और सारी चीज़ों को हम स्मूथ तरीके से करें। और साथ में वही 3 प्रोविंसेस जो शुरू में थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, चेन्नई मद्रास प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी, तो उसमें उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स खोले। बाद में इन्हीं 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को कंसोलिडेट करके एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जो आज के डेट में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। और 1934 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन एक बात बड़ी ध्यान देने की बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना तो वो नेशनलाइज बैंक नहीं था। 1949 में जब RBI को ये पावर दिया गया कि ये एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी और सारी बैंकिंग जो कंपनीज होंगी उनको बैंकिंग बिजनेस करने के लिए लाइसेंस देगा, उसको रेगुलेट करेगा, तो इसको नेशनलाइज किया गया। और साथ ही साथ जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पास होता है, और साथ में जो है 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में बनता है। और उसके बाद जो 1970 और 1980 में जो बैंकिंग कंपनीज का खास करके जो 2 अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 1970 और 1980 में, तो इन सारी
सारे कानूनों में एक अति आवश्यक और बड़ा मौजू जो है संशोधन की आवश्यकता थी जो की गई। लेकिन और जाहिर सी बात है कि हम अब इन अमेंडमेंट्स के थ्रू और कुछ और आने वाले दिनों में अमेंडमेंट के थ्रू हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा एक चैलेंज ये है कि इसका अवेयरनेस कैसे लोगों के अंदर किया जाए, चाहे वो नॉमिनीज को लेके हो, चाहे वो अनक्लेम्ड अमाउंट को लेके हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को लेके हो। और मुझे लगता है कि इसको लेके एक एजुकेशनल अवेयरनेस कैंपेन और बैंक्स को भी इसमें आगे आना चाहिए, उन्हें होर्डिंग्स, बोर्ड्स और आम नागरिकों तक। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा रोल तो मैं रीजनल रूरल बैंक्स का मानता हूँ कि वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आए, वहाँ के जो अकाउंट होल्डर्स हैं जिनको बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में बहुत नहीं पता है, या जिनको अभी भी ये नहीं पता है कि हम कितने नॉमिनीज रख सकते हैं, साइमल्टेनियस नॉमिनीज रख सकते हैं, सक्सेसिव नॉमिनीज रख सकते हैं, या बहुतों को ये तक नहीं पता है कि बैंक्स में हम लॉकर्स में अपने पैसे भी रख सकते हैं। और बहुत लोग डरते भी हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जो संपत्ति होती है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या वो हो, कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनली आज भी गाँव में लोग उसको प्रीफर कहीं छिपा के रखना या इस तरह के किसी दूसरे के घर रखना या लॉकर में रखना पसंद करते हैं। तो उनका एक ट्रस्ट कैसे बैंकिंग लॉकर सिस्टम में हो कि ऐसे महसूस करें कि वो एक्सेसिबल है और वो नॉमिनीज भी रख सकते हैं, सक्सेसिव नॉमिनीज भी रख सकते हैं। तो इसको लेके यानी अवेयरनेस की बात आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस जरूरी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है लोगों का हर तरीके से। और जिस तरह हमने गौतम सिंघल जी इंटरनेशनल पैमाने को समझने की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश की, दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक पूरी ग्रामीण एक व्यवस्था भी है जहाँ पर हम देखते हैं कि किसान हैं, महिलाएं हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। तो उनको किस तरह की इस नए अमेंडमेंट से सहूलियात मिल सकती हैं? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लोग इसलिए भी पैसा रखने से बचते हैं, कतराने लगे थे कि ज़ीरो बैलेंस नहीं होता, वहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट रखना होता है, लोग उससे भी जो है वो डरने लगते हैं। तो इस नए कवानीन के आने के बाद हमारे ख़ास तौर से ग्रामीण जो क्षेत्रों में लोग रहते हैं उन अफराद के लिए, ख्वातीन के लिए, किसानों के लिए किस तरह की कोई नई सहूलियात भी सामने आई हैं? देखिए, जो आज का जिस तरीके से हम इकोनॉमी को ग्रो करना है, आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, आज के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े बड़े बैंक्स चाहिए जो इन प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके। पैसा बैंक्स के पास जो आता है वो पैसा आम जनता का पैसा है जो बैंक आम जनता से लेता है और आगे वो बिजनेसमैन को लोन के फॉर्म में देता है। पर्सनल लोन हम बहुत और आम जनता को देता है उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए। लेकिन जो बड़ा पैसा है जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है वो है जब पैसा बड़े उद्योगपतियों को या बड़ी कंपनियों को दिया जाता है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है और हमारी सेल्फ सफिशिएंसी भी आती है। आज जैसी सिचुएशन है, हर जना हर कंट्री जो उत्पादन करती है उसके बेस पे दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए तैयार खड़ी है। ये चीज़ हमारी सरकार को भी समझ आ रही है कि हमें अगर आगे बढ़ना है, अपनी देश को आगे लेके जाना है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा क्रिएट करना पड़ेगा और जिसके लिए बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ये पैसा हमारे देश में जैसे कहा लोग डरते हैं बैंकों के पास जाने से, उसी चीज़ को लोगों की ये लोगों की धारणा है गाँव में स्पेशली कि अगर हमने बैंक में पैसा दिया और धारक की मृत्यु हो गई तो वो पैसा कभी मिलेगा नहीं, या अगर हमने सोना बैंक में रखा तो वो मिलेगा नहीं, हमें डेथ हो गई तो हमें उसके बाद कोर्टों के चक्कर काटने पड़ेंगे जहाँ कई साल लगेंगे, फीस वकील की भरनी पड़ेगी, कोर्ट फी भरनी पड़ेगी। इस वजह से लोग बैंक से कतराते हैं। लेकिन यही वो लोग हैं, यही हमारी पावर है जो अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी डालेंगे बैंकों में, बैंक में अगर उनका विश्वास बढ़ेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है, उनके जीवन काल में भी और उनकी मृत्यु के बाद भी वो पैसा उनके सही हकदारों को मिलेगा। तो ये कलेक्टिव पैसा ही इतना है कि हम अपनी इकोनॉमी को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना मर्जी ग्रो कर लें। आज हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद अगर हम बैंकिंग इंक्लूजन देखेंगे तो हमारी बहुत कम है। तो हमारी कंपनीज को उससे क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बढ़ जाती है कि हमें बाहर की कंट्रीज से पैसा बोरो करना पड़ता है और हमारा अपना पैसा जो हमारे लोगों के पास है वो उन्होंने घर पे रखा हुआ, उस पर ना तो उनको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है ना ब्याज मिल रहा है कोई, प्लस उनका जो सामान लॉकर में नहीं है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है चोरी का, खोने का। कोई परिवार का आदमी भी हमने कई बारी देखा है, क्रेडिट कार्ड से लेके मैं काफ़ी केस करे हैं कि बहुत बारी ऐसा होता है कि परिवार का ही कोई जना चोरी कर लेता है और पता ही नहीं चलता किसी को, क्योंकि घर पे जो सामान रखा है हम जिस मर्जी में रख लें, घर के सब सदस्यों को पता होता है। अगर एक भी सदस्य गलत है या कोई प्रेशर कभी किसी तरीके का आता है, कोई मजबूरी आती है, तो जो हम ना चाहते हुए भी उस पैसे को या उस सोने को हम बेच देते हैं या गिरवी रखते हैं। तो ये एक
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, जहाँ पे सरकार ये समझाना चाहती है लोगों को कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 1 नॉमिनी, 2 नॉमिनी, 3, 4 तक नॉमिनी रखें, आपका पैसा सब कुछ सुरक्षित है। आप बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बने, ताकि आपका जो पैसा और आपका जो सामान है सुरक्षित भी रहे, उस पर आप अपने लिक्विड फंड पे इनकम भी कमा सकें। गौतम जी, कंफ्यूजन भी हो जाता है लोगों को। आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग लॉ एक्सपर्ट हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उन्हें भी एडवाइस करें कि जब ये 4 नॉमिनी का मसला उनके सामने आता है तो वो सोचते हैं किसको नॉमिनी बनाया जाए, किस किस को शामिल किया जाए। तो मैं चाहूँगा आप उनको भी गाइड करें एक एक्सपर्ट के तौर पर, ताकि वो ये समझ सकें कि हम किस किस को हम रख सकते हैं और हमें रखना चाहिए। देखिए, नॉमिनी तो एडवाइजेबल हमेशा यही रहता है कि अपनी परिवार का ही कोई सदस्य रखे नॉमिनी, और जो ब्लड रिलेशन में हो और जिसका मालिकियत पे भी हिस्सा हो, बड़ा बेटा हो या कोई भी, जो भी आपको लगता है समझदार है, जो बाकियों को सब में डिवाइड कर लेगा प्रॉपरली। लेकिन उस समस्या को भी ओवरकम करने के लिए अब 4 नॉमिनी हम रख सकते हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक आदमी नॉर्मली 4 या 5 ही हकदार होते हैं किसी के, जो सेकंड जनरेशन होती है, तो या ज़्यादा भी हैं अगर किसी के, तो वो उस हिसाब से डिवाइड कर सकता है कि मैं एक को ना देके सारी अपना सारा जो बैंक का सेविंग अकाउंट का फंड है वो किसी एक नॉमिनी को ना देके, कि कल को उसका भी कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा ना हो, वो 4 नॉमिनी रख सकता है। 25-25% चारों में डिवाइड कर सकता है डे 1 से ही, कि ये चारों मिलके। और वैसे भी जब 4 जनों में डिवाइड होगा और चारों जनों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पैसे को डिवाइड करने की, तो चांसेस बहुत कम है कि परिवार में झगड़ा होगा या लोग कोर्ट तक पहुंचेंगे, और ये सिस्टम बहुत फास्ट हो जाएगा लोगों को अपना पैसा मिलने का। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आजकल चल रहा है, क्या ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू इसको किया जा सकता है, या भी लोगों को अपनी ब्रांच में अप्रोच करने की जरूरत है? नॉमिनी ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हैं। एक साधारण सा फॉर्म होता है, ऑनलाइन बैंकिंग में अवेलेबल होता है। उसमें आपको खाली डिटेल डालनी होती है, नॉमिनी की रिलेशन डालना होता है, नाम, एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बस एक जरा सी सिंपल सी जानकारी देनी होती है। तो वो ऑनलाइन भी किया जा सकता है, बैंक में जाके पर्सनली जाके भी किया जा सकता है, वो उसके सारे तरीके से किसी से भी किया जा सकता है, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। अवेयरनेस की बात होती है, ताकि आप और हम आज इस प्रोग्राम के ज़रिए जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस नई तब्दीली से हमें क्या हासिल हुआ और हम क्या कुछ कर सकते हैं। विकेश राम जी, जब हम इसी कानून के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, तो एक तरफ हम जहां इन्वेस्टर्स की हिफाजत की भी बात कर रहे हैं, वहाँ हमें ये भी समझना होगा कि किस तरह की सहूलियात, अगर हम नॉमिनेशन के अलावा देखें, किस तरह की सहूलियात बढ़ी हैं, चाहे हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, आरबीआई की बात करें या एक आम जन की बात करें, किस तरह की सहूलियात तेज़ी से बढ़ रही हैं। हम अपने बैंकिंग सिस्टम को इस नए कानून के ज़रिए किस तरह से और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा आसान लोगों के लिए कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम अभी तक बात जो है केवल अकाउंट होल्डर के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं जी। ये अमेंडमेंट इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्ट करता है, और किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई शेयर परचेज किया, कोई स्टॉक परचेज किया, या इवन म्यूचुअल फंड परचेज किया, या इवन कोई बॉन्ड ही परचेज किया। चूँकि कई तरह के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी कंपनी में, आप क्रेडिटर भी हो सकते हैं, डिवेंचर भी आपको मिल सकता है, इस तरह के कई सारे सर्टिफिकेट हैं, शेयर है। तो ये सारे अनक्लेम्ड अमाउंट, न केवल एक बैंकिंग अकाउंट में जमा हुआ पैसा, केवल उसी दृष्टिकोण से नहीं, ये सारे जो अनक्लेम्ड अमाउंट हैं वो उसी पर्टिकुलर फंड में जाएंगे जिसकी हम बात कर रहे थे, सेक्शन 125 कंपनी एक्ट के तहत जो इन्वेस्टर्स एजुकेशनल एंड प्रोटेक्शन फंड है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रेगुलेट कर रही है, तो उसमें जाएंगे। और वो फंड तब तक किसी पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट चाहे तो यूज कर सकती है, लेकिन जब कभी भी कोई क्लेमेंट उस इन्वेस्टर के बिहाफ पे क्लेम करेगा, तो उसको और अपने को इस्टेब्लिश करेगा कि मैं एक जेन्युइन नॉमिनी हूँ, जेन्युइन क्लेमेंट हूँ इस पैसे का, तो जो है उस फंड से वो पैसा उसको वो वापस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, दूसरी एक चीज़ और भी है कि अगर मैं कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो इन्वेस्टर हो या आम खाता धारक हो, आम अकाउंट होल्डर हो, चाहे वो अर्बन सेक्टर का बैंक हो या रूरल सेक्टर का बैंक हो या आरआरबी का, इस पूरे संशोधन को अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में समझाना चाहूँ दर्शकों को, तो ये है कि ये एक स्ट्रांग ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बैंकिंग में डेवलप करेगा। जैसा कि ऑडिटिंग के लिए मैंने बताया कि अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो स्टैट्यूटरी जो ऑडिटर्स हैं उनको डायरेक्ट रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, और इस तरह से ऑडिटिंग ट्रांसपेरेंट मैनर में होगी। साथ ही साथ जो है कि जो क्लेम मैकेनिज्म है, जिसके बारे में काफ़ी हमने बात की, तो चाहे वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आम अकाउंट होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 नामनी साइमल्टेनियस और सक्सेसिव तरीके से, और इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ, तो वो एक इम्प्रूव्ड क्लेम सेटलमेंट सिस्टम
लेके आया है और बाया जो है इन्वेस्टर्स एजुकेशनल प्रोविडेंट फंड के रूप में, प्रोटेक्शन फंड के रूप में, और साथ ही साथ जो है बेटर रिपोर्टिंग सिस्टम। क्योंकि देखिए इसमें हम लोग अगर बैंकिंग एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, खास करके वो सारे नेशनलाइज्ड बैंक जिनको आरबीआई रेगुलेट कर रही है, मतलब सारे बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि बैंक्स के अलावा भी कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, तो इनकी रिपोर्टिंग जो कि अल्टरनेट फ्राइडे या सेकंड फ्राइडे हुआ करती थी, तो वो रिपोर्टिंग सिस्टम भी चेंज हुआ है, तो उससे भी एक सर्टेनिटी आएगी। और बैंकिंग तो इसमें अवेयरनेस बैंकिंग एम्प्लॉइज को भी किया जाना है इन रूल्स के बारे में, ताकि वो जो है एट द इंड यूजर तक पहुंच सके। और साथ ही साथ जो है जो सिस्टमेटिक जो है रिस्क जो है रिडक्शन हुआ है इस पूरे अमेंडमेंट से। आपने रिस्क की बात की, अक्सर हमने ये देखा है कि बैंकों को भी नुकसान होता रहा है। क्या हमने उस नुकसान को भी इस कानून के ज़रिए कम करने की कोशिश की है, ताकि जो बैंकों के नुकसान है उसको भी हम कंट्रोल कर सकें, कम कर सकें? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रिकवरी, इसको लेके कई सारे परिवर्तन किए गए। सरफेसाई एक्ट आप अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो शुरू में हुआ करता था जो है फेरा, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बाद में वो फेमा बना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बाद में, और कई सारे सरफेसाई एक्ट और इस तरह के कई सारे परिवर्तन किए गए। और एक दृष्टि को रखते हुए किया गया कि एक ऑब्जेक्टिव को रखते हुए किया गया। हालांकि उन ऑब्जेक्टिव्स को हम बहुत हद तक अचीव तो किए, लेकिन जिस स्तर तक अचीव किया जाना चाहिए था, ग्रास रूट लेवल तक, शायद वो उस तरह से नहीं पहुंच पाया। और बैंकों को अपने एसेट्स की रिकवरी में जो लोन्स उन्होंने दिए, जो वो उसको रिकवरी करने में कई सारे जो है दिक्कतें आ रही थी। हालांकि डिजिटलाइजेशन, बैंकिंग सिस्टम का डिजिटलाइजेशन और इन अमेंडमेंट से मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बेटर इक्विप्ड सिस्टम डेवलप्ड होगा, और जो भी बैंक्स का रिकवरी सिस्टम होगा, ये अमेंडमेंट उसमें मूलचूल परिवर्तन के साथ साथ पूर्ण रूपेण सहायक होंगे उन अमाउंट्स के और नॉन परफॉर्मेंसिंग और बैड एसेट्स की रिकवरी के लिए भी होगी। और गौतम जी, जब हम अपनी आज के दौर की ज़रूरतों की बात करते हैं, क्योंकि अभी विकेश जी ने ये भी बताया कि 1968 के बाद अब जा कर के हम इसके अंदर एक बड़ा परिवर्तन देखा जाए तो हम कर रहे हैं, बड़ी तब्दीली आई है, तो क्या मॉडर्न जो हमारी ज़रूरतें हैं आज के दौर की, उन तमाम ज़रूरतों को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया, इसको बनाया गया, इसको लाया गया, या अभी भी आपको लगता है कि कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो आज का वक्त का तकाजा है और उनको शामिल करने की ज़रूरत है? नहीं, ये तो भी एक कदम है सरकार का इस तरफ कि ये बैंकिंग में इंक्लूजन आए। देखिए, एक चीज़ को हमें समझने की फिर बार बार वही बात आती है कि देश तब ग्रो करेगा जब इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी ग्रो करने के लिए बैंकिंग सिस्टम उसकी रीढ़ है। अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम कमज़ोर है तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है फंड को रेज करना। तो बैंकिंग, ये सारी अमेंडमेंट जो की जा रही है वो आम जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए की जा रही है कि आपका पैसा बैंकों में सुरक्षित है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर पैसा बैंक में चला गया तो पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। हर किसी को ये समझना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम जो जिस तरीके की आज सब डिजिटलाइजेशन हो रही है सारी चीज़ों की, ऑनलाइन का ज़माना है, चाहे वो शॉपिंग की बात है, चाहे हम कोई भी सर्विसेज लेनी है, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, तो जितना ज़्यादा इंक्लूजन होगा एक तो उतना ज़्यादा सिस्टम में से लीकेज रुकेगी। क्योंकि जब हम बैंकिंग चैनल के थ्रू काम करते हैं तो उसमें चीटिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि उसकी अलग अपनी कुछ साइबर फ्रॉड वगैरह होते हैं, उसकी एक अलग चीज़ है जिसके लिए सरकार उस तरफ भी काम कर रही है काफ़ी। लेकिन आज अगर हम बैंकिंग लॉस की बात करें तो जिस देश के अब बैंक मजबूत होंगे वो देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा। और हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जो हमारा एडवांटेज है, उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें ये समझना जरूरी है। और सरकार को भी यही सरकार का पुश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बने और उनको इस सिस्टम पे कॉन्फिडेंस हो कि उनका पैसा, उनका धन, उनका सब कुछ 100% सिक्योर है। 100% सिक्योर है। अगर आपका पैसा बैंक में है तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, और अगर खुदा ना करे किसी के साथ कोई अनहोनी हो भी जाती है तो उसके लिए भी पूरा इंतज़ाम कर दिया गया है कि आप अपने तय करदा नॉमिनीज़ उसके अंदर रखें और किसको कितना परसेंटेज के तहत वो दिया जाए वो भी तय कर सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट में पैसा हो या किसी लॉकर के अंदर आपका कीमती सामान। उन तमाम चीज़ों के लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं। और विकेश राम जी के अगर हम पाँचों कानून जो आपने गिनाए और उसके बाद 19 तब्दीलियों का आपने इसके अंदर जिक्र किया कि 19 इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं, क्या ये सिंगल अम्ब्रेला अब देश के बैंकिंग सिस्टम के लिए काफ़ी है?
जी, काफ़ी कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि ये एक ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा जरूर उठाए जाएंगे, क्योंकि जैसा सर ने भी कहा कि बैंकिंग सिस्टम एक रीढ़ होती है किसी भी इकोनॉमी की। जितना स्ट्रांग आपका फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम होगा, उतना मजबूत आपकी इकोनॉमी होगी। तो नो डाउट उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये इंटायर बैंकिंग सिस्टम को एक बेटर गवर्नेंस सिस्टम देता है, एक बेटर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल सिस्टम देता है, ऑडिटिंग को इम्प्रूव करता है, जो है वो क्लेमेंट्स के जो पैसे हैं, खास करके जो अब तक अनसेटल जाते थे या जिसको बैंक खुद यूज करते थे, अब उसको एक पर्टिकुलर फंड बना के जो है वहाँ सेटल किया जा रहा है और उसको पब्लिक इंटरेस्ट में यूज करने का प्रोविजन बनाया जा रहा है। तो इस तरह की सारी चीज़ें, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण स्टेप जरूर है, लेकिन आगे वी हैव टू माइल्स टू गो ऑल्सो, ये कहना उचित। माइल्स टू गो, अभी मील के पत्थर अभी और बाकी हैं, लेकिन ये इसको देखा जाए तो बहुत अहम कदम माना जा रहा है हमारे पूरे बैंकिंग के निज़ाम में। इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से तरक्की करने वाली इस वक्त इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी को मजबूत करने में हमारे बैंकिंग सिस्टम का बहुत अहम रोल है। और उस रोल को देखते हुए पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक नया कानून, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 नाफिज किया गया। इसके अहम नुकात को, इसके अहम पॉइंट्स को आज हमने जाना और समझा। उम्मीद है आपने भी आज की इस पेशकश से ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए, और तमाम नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आज की इस पेशकश को मोहब्बत से नवाजा। आप इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अपने राय मशवरे हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। हम आज की इस पेशकश को यहीं मुकम्मल करते हैं। आप हमारे प्रोग्राम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते किसी और मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हम आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात, यानी कानून की बात के साथ। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में नाफिज किया गया। ये कानून मजदूरों को बगैर ताखीर के वक्त पर तनख्वाह दिए जाने को यकीनी बनाता है। ये कानून गैर कानूनी या नाजायज कटौतियों को रोकता है। ये उन मुलाजमीन पर लागू होता है जिनकी तनख्वाह 24,000 से कम है। कानून के तहत तनख्वाह हर माह की 7 या 10 तारीख तक दे देनी चाहिए। अदायगी नकद, चेक या सीधे बैंक खाते में की जा सकती है। सिर्फ मंजूर शुदा कटौतियाँ जैसे जुर्माना या कर्ज जायज हैं। ताखीर या गैर कानूनी कटौती पर मालिक पर जुर्माना हो सकता है। मजदूर ताखीर या कम तनख्वाह मिलने पर शिकायत दर्ज कर सकता है। यह कानून मजदूरों के हुकूक और मुनसिफाना अदायगी को यकीनी बनाता है। भाई 7 साल के बाद